बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे एसपी, ये वाणिज्य पत्र व्यवहार और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, इसे एसपी बोलते हैं। और इसमें दो भाग होते हैं, तो मैं बार बार बोले जाती हूँ। तो फर्स्ट भाग का जो आगे का है, पहले का हमने 4 चैप्टर पढ़ लिया। अभी हम इसके पीछे यानी सेकंड पार्ट वाला पढ़ रहे हैं, बी सेक्शन। उसमें भी चौथा लेसन हमारा अभी चल रहा है, आवेदन पत्र। इसमें हमने ये पढ़ा कि आवेदन पत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा वगैरह पढ़ी हमने। और कंपनियों का ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, ये मैं कल बता भी चुकी हूँ, क्योंकि इसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया। उसमें मैंने बताया था कि आवेदन कंपनियों का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। इसके बाद हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी कि आवेदन की ये जो आवेदन पत्र है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। और आज हम पढ़ेंगे आवेदन पत्र का महत्व, यानी आवेदन पत्र का महत्व क्यों जरूरी है, यानी आवेदन पत्र महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कंपनी के लिए आवेदन पत्र पंजीकरण करवाना आवश्यक है। यानी कोई भी कंपनी हो, कानून के अंतर्गत, यानी जो अधिनियम है कानून का, उसके अंतर्गत रह करके सभी को अपने आवेदन पत्र के द्वारा पंजीकरण करवाना है, यानी रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। इसमें कंपनी से संबंधित मूल विवरण भी दर्शाया जाता है। जो आवेदन पत्र होता है, इसमें जो कंपनी का मेन जो भी दस्तावेज वगैरह जो भी काम है, वो संपूर्ण विवरण के द्वारा इसमें बताया जाता है। जो निम्नलिखित अलग अलग पक्षकारों के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्या है, जितने भी जो पक्षकार हैं उनके लिए, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण भी माना जाता है। इसमें सबसे पहले है कंपनी की दृष्टि से, यानी कंपनी की दृष्टि से आवेदन पत्र क्यों आवश्यक है। कंपनी के लिए ये एक मुख्य दस्तावेज है, यानी आवेदन पत्र कंपनी का एक मेन मुख्य दस्तावेज इसलिए माना जाता है क्योंकि इस आवेदन पत्र में संपूर्ण जो भी विवरण होता है कंपनी का, वो संपूर्ण सारी जानकारी इसके अंतर्गत ही होती है। आवेदन पत्र कंपनी की बुनियाद भी है। जैसे नहीं है कि मकान हमारा किसके ऊपर खड़ा होता है, नींव के ऊपर। अगर नींव अच्छी होगी, नींव यानी वो चार तरफ जो खुदाई होकर के अगर वो पक्की होती, तो हम अपने जो मकान है उसको 3-4 मंजिल, 5 मंजिल, 6 मंजिल आराम से खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि उसकी बुनियाद ठोस है। उसी प्रकार से अगर आवेदन पत्र अधिनियम, कानून के अधिनियम के अंतर्गत रह करके पंजीकरण कराया हुआ होता है, तो वह भी वह कंपनी की एक बुनियाद के रूप में माना जाता है। आवेदन पत्र कंपनी का संविधान और कार्य क्षेत्र भी दर्शाता है, यानी कंपनी का जो भी कार्य है वो सब इसके अंतर्गत, आवेदन पत्र के अंतर्गत बताया जाता है कि किस प्रकार से कार्य होता है, कौन सा कार्य है। ये संपूर्ण जानकारी जो भी है कंपनी की, वो उस आवेदन पत्र में होती है, जिसमें कंपनी का नाम है। अब आवेदन पत्र में क्या क्या होता है, कंपनी का नाम होता है सबसे पहले कि कंपनी का नाम क्या है, फिर पूंजी, यानी कितनी पूंजी लगा करके कंपनी को स्थायी बनाए, यानी शुरू किया है। उत्तरदायित्व, तो उसका किसका उत्तरदायित्व है। अब कंपनी में ऐसे, जैसे कंपनी में जो पैसे लगाता है उसका मेन उत्तरदायित्व होता है। तो अगर मान लीजिए कभी भी कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो उसका नाम होता है उसे ही सबसे पहले बोला जाता है। रजिस्टर ऑफिस किस राज्य में होगी, यानी जब ये हम कब कर रहे हैं, स्थायी होने से पहले जब नाम लिखना कंपनी ले रहे हैं, तब पहले पंजीकरण करवाना पड़ता है। जैसे हम मकान किसी नहीं लेते तो हम रजिस्ट्री लेते हैं, ताकि हमें विश्वास हो जाए, हाँ भाई ये हमारा है। उससे पहले उसके साइन वगैरह जो भी कागजात वगैरह ले लेते हैं। उसी प्रकार से आवेदन पत्र में भी ये सब चीज़ें आवश्यक है कि कंपनी, अगर आप कंपनी को शुरू करने जा रहे हो तो कौन से राज्य में होगी, ये भी उसमें लिखना पड़ता है। कंपनी आवेदन पत्र में दर्शाए गए उद्देश्य से विरुद्ध कार्य करे। अब उसमें लिखा कुछ और है, करे कुछ और, तो वो गलत है। क्योंकि आपने जब कंपनी
की संपूर्ण जानकारी जो आवेदन पत्र में लिखी है उसके तहत जो उसमें दर्शाया गया उस उद्देश्य से, अगर आपका उद्देश्य क्या है और कुछ कर रहे हो तो यह कार्य विरुद्ध माना जाएगा, यानी ये कार्य गलत होगा। और ऐसे में क्या होगा कि जो कार्य है ना वो सत्ता के बाहर माने जाए, यानी उसको फिर आपको कोई अधिकार उस कंपनी से नहीं है, उससे वंचित कर दिया जाता है। कंपनी की अधिकृत पूंजी कितनी है, यानी अधिक से अधिक पूंजी कंपनी में लगाई गई है या लगा रहे हो कितनी है। सदस्यों का सीमित दायित्व या असीमित। अब कई जो पैसे लगाते हैं उनका तो सीमित दायित्व होता है, जो नहीं लगाते असीमित दायित्व होता है, यानी जो काम करने वाले व्यक्ति हैं या फिर जो पैसे लगाने वाले हैं वो उसमें कितने व्यक्तियों का दायित्व है। यह जानकारी इस दस्तावेज से प्राप्त होती है, यानी संपूर्ण जानकारी अगर किसी भी कंपनी की प्राप्त करनी हो तो उसके आवेदन पत्र के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि उसके अंतर्गत कंपनी की संपूर्ण जानकारी दिखाई जाती है। दूसरा, इसमें कंपनी के लेनदारों, व्यापारियों, बैंक की दृष्टि से, पहला तो हमने पढ़ा कंपनी की दृष्टि से, अब कंपनी में जो लेनदार होते हैं व्यापारिक बैंकों की दृष्टि से उसको देखते हैं। आवेदन पत्र, ये महत्व है, हम अभी महत्व पढ़ रहे हैं। आवेदन पत्र आहित पक्षों के साथ कंपनी का संबंध दर्शाता है यानी कौन कौन कंपनी के साथ हित है, यानी संबंध रखता है, यानी पैसे लगाता है, उसका जोड़ है, उन सबका जो संबंध है, यानी किसका क्या है, किसी का पैसे से होता है, किसी का मालिकी होता है, किसी की देख रेख का होता है, ये सारे संबंध भी उस आवेदन पत्र के अंतर्गत दर्शाए जाते हैं, यानी उसमें लिखे जाते हैं। कंपनी जो कार्य करेगी वह जानकारी प्राप्त करके, यानी कौन कौन सा काम करेगी कंपनी, जानकारी प्राप्त करके लेनदार व्यापारी बैंक कंपनी को उधार रकम लोन देते हैं, यानी व्यापारिक बैंक जो पैसे देता है वो सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद में व्यापारिक बैंक ने पैसा उधार देता है। अब वो भी कब देगा, जब उसको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अब व्यापारिक बैंक है, अगर उसको कहीं पे भी कुछ भी सही नहीं लगा तो वो उसका निर्णय होगा कि उसे लोन देना है या नहीं दे रहा है व्यापारिक बैंक को। व्यापार के लिए जो भी बैंक से जो भी लोन लिया जाता है वो व्यापारिक बैंक ही देती है। अब वो डिसाइड करती है, वो सारा जांच पड़ताल करती है, फिर उसको सही निर्णय उसको वो सही लगे तो ही वो लोन देगी, अन्यथा नहीं। ये निर्णय उसके ऊपर होता है। तीसरा पॉइंट है कंपनी के अंशधारकों की दृष्टि से। अंशधारकों के निवेश किए धन का उपयोग, यानी अंशधारक क्या है, जो कंपनी में जो पैसा निवेश करते हैं, जो लगाते हैं, उसका उपयोग आवेदन पत्र में दर्शित प्रवृत्तियों के लिए ही होगा। यानी जो आवेदन पत्र में लिखाया गया है कि अंशधारियों ने किस चीज़ के लिए पैसे लगाए, तो वो जो उसमें दर्शाया है उसके अनुसार ही कार्य भी होगा, यानी उनके पैसों का उपयोग उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से आवेदन पत्र में लिखा गया है। यह विश्वास अंशधारकों को मिल जाता है। अंशधारकों को फिर विश्वास हो जाता है कि आवेदन पत्र में लिख दिया गया ना, तो अब उनके पैसे इधर उधर कहीं नहीं जाने वाले। यदि उपयुक्त अनुसार कंपनी कार्य न करे, उसमें लिखा है उसके अनुसार अगर कंपनी काम नहीं करती है तो अंशधारक उसके विरुद्ध अदालत में भी दावा कर सकते हैं, यानी केस भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस कारण से उन्होंने पैसा लिया है कंपनी ने अंशधारकों से, और वो अगर उसको दिखा रही कुछ और है, काम कुछ और कर रही है, तो क्या करेंगे अंशधारक, अपने उन पैसों को अगर लगता है कि ये गलत है तो वो कंपनी के विरुद्ध जाकर के केस भी कर सकती है। अंशधारकों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंश के दार्शनिक मूल्यों तक सीमित रहेगा, जिससे अंशधारकों में विश्वास पैदा हो गया। जितने उन्होंने अंश खरीदे हैं उतना पैसा उन्होंने कंपनी के माध्यम से कंपनी आवेदन पत्र में दिखाएगी, और यह उनको विश्वास दिलाना आवश्यक है। नहीं तो क्या होता है कि भ्रम रहता है। हमें विश्वास कब दिला सकते हैं किसी को, जब वो प्रत्यक्ष चीज़ हो तो सामने वाले को विश्वास हो जाता है, और कभी भी वो मुंह से बोली हुई बात का कोई विश्वास नहीं करता, वो असमंजस में रहता है। तो हमें हर चीज़ जो भी अगर किसी को दिखानी है प्रूफ के रूप में, तो लिखी हुई दिखा दो ताकि सबको विश्वास हो जाए। चौथा पॉइंट है आम जनता की दृष्टि से। समाज का कोई भी व्यक्ति कंपनी में धन निवेश करने के लिए, अब समाज में है, कोई भी व्यक्ति कंपनी में पैसा लगा सकता है,
उसके लिए प्राथमिक जानकारी आवेदन पत्र से प्राप्त करता है। अब पैसा देखो ऐसे हम मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ, आपको किसी को उधार पैसा देना है तो आप ऐसे ही दे दोगे कि लाओ, वो कहेगा कि मेरे को लाख रुपए दे दे, आप ऐसे ही दे दोगे? नहीं दोगे ना। आप क्या करोगे, पहले उसकी जांच पड़ताल करोगे, छानबीन करोगे कि ये कभी किसी से पैसे लेता हो तो वापस रिटर्न करता है या नहीं करता है, या फिर ये कोई गलत काम में तो नहीं लगा रहा। मतलब हम क्या करते हैं, उसकी पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। किसी ने हमें बताया वहाँ आ जाना, तो हम 4 बार सोचते हैं कि क्यों, उसे क्या काम है। यानी असमंजस की जब स्थिति हो जाती है तो उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके ही हम आगे कदम बढ़ाते हैं। उसी प्रकार से कंपनी में भी क्या होता है, जब भी अगर पैसा कोई व्यक्ति अंधारे जब कोई पैसा लगाता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपना धन निवेश करने से पहले उस कंपनी की संपूर्ण जो प्राथमिक जानकारी है वो जुटाता है, देखता है कि ये जो पैसा लग रहा है वो सही लग रहा है, ये वापस करते हैं नहीं करते हैं, धंधा आगे बढ़ता है या लॉस में चल रहा है, ये सारी संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की जाती है। और उसकी प्राथमिक नकलता भी प्राप्त करते हैं, यानी उसकी फिर नकल भी खुद रखते हैं, यानी जेरॉक्स भी रखते हैं कि हाँ ये सही है। जांच पड़ताल करने के बाद होता है ये सब चीज़ें। ये तो हमने पढ़े आवेदन पत्र का महत्व, इसके हमने 4 पॉइंट अभी पढ़े हैं। कंपनी की दृष्टि से, कंपनी के लेनदार व्यापारी बैंकों की दृष्टि से, कंपनी निर्धारकों की दृष्टि से, और चौथा था आम जनता की दृष्टि से। अब हम पढ़ेंगे आवेदन पत्र की कलमें, यानी आवेदन पत्र के अंतर्गत जो कलमें होती है, जो लिखावट होती है, वो किस किस चीज़ की क्या क्या होती है। आवेदन पत्र में निम्नलिखित कलमें होती है, यानी जिसे हम लिखी हुई चीज़ कहते हैं वो कलमें होती है। जैसे नाम की कलम, सबसे पहले नाम लिखा जाता है कि किसके नाम है, कौन है, इसके साथ कंपनी में जो मालिक है वो। रजिस्टर ऑफिस की कलम, फिर रजिस्टर जो ऑफिस में जो रजिस्टर बना होता है उसमें क्या नाम लिखे हुए होते हैं। उद्देश्य क्या है आपका कंपनी के पीछे, उसको लिखा जाता है। उत्तरदायित्व, किसका उत्तरदायित्व है, यानी मेन मालिक कौन है जो उसका उत्तरदायित्व है। पूंजी की कलम, यानी पूंजी कितनी है, किस प्रकार से लगाई जा रही है, किस से ली गई है। और फिर है स्थापना की कलम, यानी स्थापना किस प्रकार से और कौन कौन मिल करके कर रहे हैं। ये सारे हम अभी 6 पॉइंट है जिन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले अब इसमें है नाम की कलम, यानी नाम के द्वारा क्या होता है, आपको कंपनी, अब बिना नाम का तो कुछ भी नहीं हो सकता। अभी हमारा ही कोई नाम नहीं होगा तो हमें कोई पुकारेगा कैसे, इसीलिए सबसे पहले नाम आवश्यक है। जब आवेदन पत्र लिखा जाता है आवेदन पत्र, तो सबसे पहले उसमें कंपनी का नाम आता है। सूची नाम की कलम पढ़ रहे हैं अभी हम। सूचित कंपनी का नाम आवेदन पत्र में लिखना आवश्यक है। जो भी कंपनी हो, जिस भी नाम से शुरू करनी हो, लेकिन उसका नाम आवेदन पत्र में जो आपने नाम रखा है वो आवेदन पत्र में भी लिखा होना आवश्यक है। कोई भी कंपनी नाम के बिना की नहीं होती। अब बिना नाम का कोई चलता है, जैसे हम बाज़ारों से कोई लेते हैं, ओरिजिनल चीज़ तो कंपनियों की होती है, लेकिन डुप्लीकेट में क्या ओरिजिनल नाम नहीं होता, वो दूसरा नाम होता है। नाम तो होता ही है ना, बिना नाम की कभी कोई चीज़ मिलती है, हम लेते ही नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ, चाहे वो गलत नाम है, चाहे विदाउट कंपनी का है, लोकल है, कुछ भी है, लेकिन नाम होना आवश्यक है। कंपनी का कृत्रिम व्यक्तित्व होने के कारण उसका नाम होना भी आवश्यक है। व्यक्तियों की कंपनी किसके द्वारा चलाई जाती है, व्यक्तियों के द्वारा चलाई जाती है। जब व्यक्तियों के द्वारा कोई कंपनी चलती है तो उसका नाम होना भी अति आवश्यक होता है। स्थापना, स्थापक जो नाम पसंद करे वह रख सकता है। अब आपकी मर्जी, जो आपको नाम अच्छा लग रहा है अपनी कंपनी का वो रख सकते हो। आप नहीं है, आजकल तो लोग अपने मनपसंद से अपने घरों के नाम ये सब भी अपने मनपसंद से रखते हैं, कुछ भी नाम लिख देते हैं। पहले सिर्फ फादर्स का ही नाम होता था, मेन जो भी मुखिया होता था घर का, लेकिन अब उसके आगे नए नए नाम लिख देते हैं, तो वो उनकी पसंद, कुछ भी नाम रख सकते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधानों का पालन करके कंपनी अपना नाम पसंद करती है। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर भी उसमें जो प्रावधान है, अधिनियम है, कानून के अंतर्गत जो अधिनियम है उसके अंतर्गत रह करके ही वो अपना नाम पसंद करके रख सकती है। अब आप अपने घर का नाम मोदी तो रख नहीं सकते हो, मोदी हाउस तो रख नहीं सकते हो, क्योंकि वो तो मोदी जी का है। इस प्रकार से हम अपनी पसंद का तो रख सकते हैं, लेकिन उसमें अधिनियम के अंतर्गत रह करके, यानी उसका पालन करते हुए कर सकते हैं। कानून का पालन करना आवश्यक है। अब
इसमें हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे, आवेदन पत्र में सूचित नाम अस्तित्व वाली कंपनी का या उसके जैसा नहीं होना चाहिए। आवेदन पत्र में यानी आप अपने कंपनी का नाम ऐसा नहीं रख सकते जो पहले से चली आ रही, किसी की कंपनी है, किसी का नाम हम अपनी कंपनी में कैसे रख सकते हैं, या जो अस्तित्व वाली कंपनी हो, जैसे कोई अभी आप अपनी कंपनी का नाम बिरला तो रख नहीं सकते हो, क्योंकि फिर हमको उसका अर्जाना चुकाना पड़ सकता है। या फिर हम अपने घर का नाम नहीं रख सकते, किसी भी ऐसी अस्तित्व वाली वस्तु का नाम या किसी का भी नाम हम वैसा नहीं रख सकते, उसका जैसा नहीं रख सकते, जो उसने रखा वो हम अपना घर के नाम नहीं रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, क्योंकि ये क्या है, ये प्रावधानों का पालन करना, अधिनियम जो कानून के अंतर्गत रह के जो इनका पालन हमें करना आवश्यक है। दूसरा क्या है, इसमें ऐसा नाम अइच्छनीय या आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा कोई सा भी ऐसा नाम नहीं लिख सकते हैं आप कंपनी का आवेदन पत्र में जो इच्छनीय नहीं, मतलब बेकार नाम है या फिर गलत नाम है, आपत्तिजनक नाम भी हम अपनी कंपनी का नहीं लिख सकते। कंपनी जोड़ो किसी का नाम ही नहीं डाल सकते, घर वार किसी का भी नहीं डाल सकते। ऐसा सूचित नाम कानूनी दृष्टि से अनुचित नहीं होना चाहिए, यानी कानून में रह करके, कानून के प्रावधानों का पालन करके ऐसे नामों को उपयोग में लेना चाहिए जो अनुचित नहीं है। तीसरा है, कंपनी का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार या अन्य स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं से जुड़ा हो, यानी किसी भी कंपनी का नाम हम गवर्नमेंट से कनेक्टेड वाला भी नहीं रख सकते, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे अन्य स्थानीय स्वराज्य, चाहे वहाँ की कोई भी सरकार हो, हम ऐसा नाम भी या उनकी संस्थाओं के द्वारा जो भी जुड़ा हुआ हो वो नाम भी हम अपनी कंपनी का नहीं रख सकते। ऐसा आभास प्रस्तुत करें अथवा राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कंपनी होने का भ्रम पैदा करें, जिससे क्या है कि लोग सोचते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ की खुली हुई है या संस्था है, तो उससे भ्रम पैदा होता है, शक पैदा होता है, यानी इसीलिए ऐसा नाम हमें नहीं लिखना चाहिए। जैसे कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य, अब इनके नाम से हम अपने कंपनियों का नाम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये गलत है, ये लोगों में भ्रम पैदा करता है, इसीलिए ये कानूनी प्रावधान में नहीं है। अतः हमें कानूनी प्रावधान का पालन करते हुए ही अपने कंपनियों का नाम लिखना चाहिए। चौथा है, प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के नाम के अंत में, जो सार्वजनिक कंपनी है, निजी नहीं, जो सार्वजनिक है, जो उसमें लिमिटेड शब्द लिखा जाता है। सार्वजनिक कंपनी के नाम के अंत में, यानी उसके पीछे, नाम के पीछे लिमिटेड लिखा जाता है। और जो निजी कंपनी होती है, यानी खुद की जो कंपनी होती है, उसके नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड, यानी ये प्राइवेट है, यानी हमारी कंपनी है, उसमें प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है। आए समझ में? सार्वजनिक कंपनी के नाम के पीछे यानी उसके अंत में लिमिटेड लिखा जाता है, और जो निजी जो कंपनी होती है उसके अंत में प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, कला, विज्ञान, संशोधन, सामाजिक कल्याण, धर्म, दान आदि के लिए स्थापित कंपनी का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं है। जो भी कंपनी अगर किसी के धर्म के लिए धर्मशाला वगैरह खोल रखे हैं, आश्रम वगैरह खोलिए, मान लीजिए सामाजिक समाज के लिए सेवा के लिए जो खोल रखी है, इसका जो उद्देश्य है, अब उसमें आवेदन पत्र में ऐसा नहीं लग सकते कि उद्देश्य लाभ कमाना, नहीं, उसमें उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, क्योंकि उसमें समाज सेवा का भाव जुड़ा हुआ होता है। उद्देश्य क्या है? समाज की सेवा करना, धर्म की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, दान करना, गौशाला वगैरह जैसे होती है, तो इसमें लाभ का उद्देश्य नहीं होता। ऐसी कंपनियां लाभ प्राप्त करने पर भी डिविडेंड का वितरण नहीं करे तो उन्हें लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखने से भी मुक्ति मिल जाती है। अब ऐसे में क्या है कि कंपनियां लाभ प्राप्त करती है ना, तो भी वितरण नहीं करेगी, बांट नहीं सकती, क्योंकि वो समाज के लिए वो पैसा उसी में लगाया जाएगा, इसीलिए उन्हें लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड ये कुछ भी वो नहीं, मुक्ति मिल जाएगी, स्वतंत्रता। वो क्यों लिखेंगे? वो ये तो जब लिखा जाता है ना, जब वो लाभांश जो मिलता है उसको वितरित किया जाए, बांटा जाए, लेकिन ये समाज सेवा का काम है, तो समाज सेवा से संबंधित दान, धर्म,
संस्था, इनके अंतर्गत जो रह करके जो कंपनियां खोली जाती है या जगह संस्थाएं जो खोली जाती है उसमें लाभांश का वितरण नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य सिर्फ लोगों की सेवा करना होता है, इसीलिए इसमें लिमिटेड, प्राइवेट, लिमिटेड शब्द लिखने से भी मुक्ति मिल जाती है, यानी स्वतंत्र वो नहीं लिखते। ये थे हमारे 5 पॉइंट जो थे नाम की कलम के। अब इसमें उसके बाद है रजिस्टर्ड ऑफिस की कलम। ये तो हो गया हमारा नाम की कलम, यानी नाम आवेदन पत्र में कंपनी का नाम किस प्रकार से लिखना है। प्रत्येक कंपनी आवेदन पत्र तैयार करते समय कंपनी की रजिस्टर ऑफिस किस राज्य में और कहाँ होगी ये दर्शाना आवश्यक है। अब जब कंपनी में आवेदन पत्र जब तैयार किया जाता है, वो तो नाम तो लिख दिया, चलो जो भी कंपनी का नाम है वो लिख दिया, उसके बाद क्या लिखा जाता है कि आपका जो कंपनी जो खोल रहे हो किस राज्य, अब कंपनी तो कहीं खोलोगे कि मेन ऑफिस कहाँ पे होगा, वो कहाँ पर होगा, यह रजिस्टर ऑफिस किस राज्य में, यानी रजिस्ट्री जब करी जाती है पंजीकरण के समय नाम लिखा जाता है रजिस्टर में, तो वो कौन से राज्य में होगा, किस जगह होगा, यह भी उसमें लिखना आवश्यक है। कंपनी की स्थापना के 15 दिनों में उसके रजिस्टर्ड ऑफिस भी होनी चाहिए, यानी जब से कंपनी शुरू हुई है उसके बाद 15 दिन के अंतर्गत रह करके, जैसे हम नहीं मकान लेते हैं उसको रजिस्ट्री ले लेते हैं, कागज़ ले लेते हैं, भाई अब जल्दी से जल्दी दो, तो जो भी हमें उसको पैसा अर्जाना जो भी देना होता है दे दुआ के, और 15 दिन महीने अगर उसने और ज़्यादा दिन कर दी तो हमें कैसी टेंशन सी हो जाती है। उसी प्रकार से कंपनी की स्थापना के भी 15 दिन के बाद ही रजिस्टर्ड ऑफिस होनी चाहिए, यह आवश्यक है। जो कंपनी से संबंधित तथा कंपनी को लिखे हुए पत्र व्यवहार तथा नोटिस प्राप्त कर सके उसे स्वीकृति भी प्रदान कर सके, यानी जो भी कंपनी में पत्र व्यवहार जो होता है वो इसके जरिए ही होगा कंपनियों में का, तो जो भी नोटिस वगैरह है या फिर मतलब प्राप्त करना होता है ना कि कंपनी क्या क्या नोटिस दिए, तो रजिस्टर जब ऑफिस ही नहीं होगा तो कहाँ प्राप्त करेंगे, इसीलिए इसका 15 दिन कंपनी की स्थापना के 15 दिनों के अंतर्गत ही ये ऑफिस होनी आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा ही पत्र व्यवहार किया जाता है। कंपनी से संबंधित समस्त पत्र व्यवहार रजिस्टर ऑफिस भेजे जाते हैं, क्योंकि जो भी समस्त कार्य होते हैं कंपनी के वो पत्र व्यवहार यानी पत्रों के द्वारा ही काम होता है, तो वो सारे काम जो भी कागज़ वगैरह होते हैं, जो भी पत्र व्यवहार होता है वो सबसे पहले रजिस्टर ऑफिस ही भेजे जाते हैं, इसीलिए रजिस्टर ऑफिस का होना आवश्यक है। रजिस्टर ऑफिस के पते के आधार पर कंपनी पर किस न्यायालय का शासन होगा। अब जहाँ पे होता है वहीं की कोर्ट चलती है, अदालत भी वहीं की होती है, जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं वहीं का पुलिस थाना नहीं लगता हमारे, उसी प्रकार से जहाँ जिस एरिया में कंपनी होती है उस अब पता किस में होगा, रजिस्टर ऑफिस में। रजिस्टर ऑफिस के पते के आधार पर अगर कंपनी का जहाँ पे एड्रेस लिखा गया है तो वहीं की जो अदालत है या वहीं का जो अधिनियम है, कानून अधिनियम है, वो उसका ही उस न्यायालय का ही शासन उस पर चलेगा। किस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आएगी, यानी जिस जगह पे होगी जहाँ का न्यायालय होगा, यानी कोर्ट होगी, अदालत होगी, वहीं का न्यायालय वहाँ का चलेगा और वहीं के प्रावधान के अनुसार ही वो कंपनी लागू में रहेगी। यह स्पष्ट होता है, किसके आधार पर होता है, ये रजिस्टर जो ऑफिस होता है, रजिस्टर उसके अंतर्गत ये सब चीज़ें बताई जाती है। कंपनी के सदस्य या अन्य पक्षकार जो निजी रूप से दस्तावेजों की जांच करना चाहते हो, अब कंपनी के जो सदस्य या अन्य पक्षकार है, पक्षकारों ने तो जिनने पैसे लगाए, अब वो चाहती है दस्तावेजों की जांच करना। कभी कभी वहम हो जाता है ना, कोई बोलता है नहीं ये आपका नाम हटा दिया, किसी और का लगा लिया, या आपका लाभांश भी हटा दिया, तो मन में शंका हो जाती है। इसीलिए क्या किया जाता है, अगर हमें बीच में उसकी जाँच पड़ताल करनी हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी सूचना प्राप्त करना, अगर या अतिरिक्त सूचना प्राप्त करना चाहते हो तो रजिस्टर ऑफिस का संपर्क कर सकते हैं। अब हमें अपने पैसे लगाए तो हमें तो टेंशन है, तो हमें उनकी जानकारी प्राप्त करनी है तो क्या करेंगे, या फिर उससे भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए कंपनी लाभ में चल रही है, नुकसान में चल रही है, घाटे में चल रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना अगर हमें प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हम किससे संपर्क में आएंगे, डायरेक्ट कंपनी वाले के पास नहीं जाएंगे, हम जाएंगे रजिस्टर ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। वो जो बोले वो आगे की प्रोसेस है, लेकिन सबसे पहले हमें इसके संपर्क में ही रहना है। अब है ध्येय उद्देश्य की कलम।
ध्येय और उद्देश्य दोनों एक ही चीज़ है। जो कंपनी अस्तित्व में आना चाहती हो उसे अपने उद्देश्य आवेदन पत्र में दर्शाना आवश्यक है। यानी हम कंपनी खोल रहे हैं मान लीजिए, तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? बिना वजह बिना उद्देश्य के तो कुछ ही नहीं होता। आप स्कूल क्यों आते हैं? आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है कि आप पढ़ लिख करके आगे कोई अच्छे व्यक्ति बनो, बड़े इंसान बनो। आपका उद्देश्य यही है। उसी प्रकार अगर कोई भी कंपनी शुरू करना चाहती है तो सबसे पहले उसके उद्देश्य आवेदन पत्र में लिखना आवश्यक है कि किस उद्देश्य से आप ये कंपनी खोलना चाहते हो, आपके इस पीछे इसका मकसद क्या है। संपूर्ण आवेदन पत्र में उद्देश्य की कलम सबसे महत्वपूर्ण कलम है। यानी संपूर्ण आवेदन पत्र में जो उद्देश्य है, आप उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब आप कंपनी खोल रहे हो तो वो उद्देश्य आपको आवेदन पत्र में दर्शाना आवश्यक है, यानी लिखना ज़रूरी है। कंपनी के संस्थापक क्या उद्देश्य रखना चाहते हैं उसके लिए वे स्वतंत्र है। अब उद्देश्य सबके अलग हैं, वो स्वतंत्र भी हैं, तो वो क्या है? किंतु इस कलम की मर्यादा निम्नलिखित है। जो कलम है यानी जो लिखावट है वो सीमित है। इसमें सबसे पहला है कंपनी धारा के प्रावधानों के विरुद्ध कोई भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यानी उसका उद्देश्य, अभी कोई जाकर के कहे कि मैं तो ना नशीली वस्तुओं का उत्पादन करूँगा, तो ये तो उसके उद्देश्य के विपरीत हो गया। तो क्या कानून करने देगी, अधिनियम करने देगी? नहीं ना। तो कंपनी धारा के प्रावधान के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। कंपनी धारा के प्रावधान के अंतर्गत रह करके ही अपने उद्देश्यों को बताना चाहिए, ना कि अगर प्रावधान के विरुद्ध कोई भी उद्देश्य हुआ तो वो आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा, वो कंपनी रद्द मानी जाएगी। इसीलिए अब हम जाएंगे और कहेंगे नहीं हमें तो ना नशीली वस्तुओं का उत्पादन करना है, तो ऐसा ये नहीं कर सकते हैं हम लोग। यानी उसके प्रावधानों के अंतर्गत रह करके ही हमें काम करना है। दूसरा है कंपनी का उद्देश्य सार्वजनिक नीति या भारत के संविधान के विरुद्ध भी नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए जो सार्वजनिक नीति यानी जनता, अब सार्वजनिक है लोगों के, उनके नीति के विरुद्ध हो या फिर हमारे खुद के भारत के संविधान के ही खिलाफ हो, उसके खिलाफ या उसके विरुद्ध हो, तो क्या हम कंपनी खोलना चाहेंगे? यानी हमारी कंपनी में हम पाकिस्तानी का कुछ करना चाहेंगे? नहीं ना। मान लीजिए हमारे पास हम कंपनी खोलना चाह रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि झंडे की फैक्ट्री बनानी है, कि हमको फ्लैग बनाने हैं, उत्पादन करना, तो क्या हम पाकिस्तान का बनाएंगे? नहीं ना। तो ऐसा विरुद्ध, ये संविधान के विरुद्ध भी, ये संविधान के विरुद्ध हुआ ना, तो ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए कंपनी का जो हमारे संविधान के विरुद्ध हो। और तीसरा पॉइंट हमारा है उद्देश्य सामान्य कानूनों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी उद्देश्य कंपनी जब शुरू करती है तो कंपनी का उद्देश्य अपने खुद के ही कानून के विरुद्ध भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून के प्रावधान में रह करके ही, कानून के अनुसार रह करके ही हमें उन सब का कार्य करना चाहिए। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य मेन यही है कि हम अपनी कंपनी के ज़रिए लोगों की सेवा तो चलो हो ही जाती है, सेवा के बदले में तो हम लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन मेन उद्देश्य हमारा है कि हमें अधिक से अधिक प्रतिफल की प्राप्ति हो। जो हम पूंजी जो लगाते हैं उसमें हमें अधिक से अधिक धन मिले, यानी लाभांश मिले। ये हमारी सबसे बड़ा और मेन उद्देश्य हमारा यही होता है। सत्ता के बाहर के कार्य। अभी हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़े आवेदन पत्र का महत्व। कि आवेदन पत्र महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आवेदन पत्र के महत्वपूर्ण इसलिए कि इसके द्वारा ही हमें संपूर्ण जानकारी अगर हम लेना चाहें कंपनी की, तो हमें आवेदन पत्र के माध्यम से ही प्राप्त हो जाती है, उसके जरिए ही हम कर सकते हैं। फिर आवेदन पत्र तो महत्वपूर्ण तो हो गया। अब इसके अंतर्गत हमें लिखने क्या क्या होते हैं? इसमें हमें 6 पॉइंट लिखने होते हैं। सबसे पहले होता है नाम, यानी कलम। अगर हम मान लीजिए कंपनी बिना नाम की, अनामिका कोई रखता है? कोई नहीं रखता। अभी मान लीजिए कभी कोई है ना अपनी कंपनी का नाम सुना है कि कंस, रावण, दुर्योधन, ऐसे नाम भी नहीं होते, क्योंकि ये हमारे संविधान के, हमारे खुद के सार्वजनिक लोगों के भी विरोधी मान लीजिए, ये कानून के विरोधी है। हमें ऐसा सब कुछ करना चाहिए जो हमारे खुद के सही लगे, कानून के प्रावधानों के अंतर्गत रह करके ही ये सारे कार्य हम लोग कर सकते हैं। तो हमारा चैप्टर था आवेदन पत्र। आज हमने इसका पार्ट
सेकंड पढ़ा, और कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब ये थोड़ा सा हार्ड जरूर है, लेकिन अगर आप इसको मन से और ध्यान से पढ़ोगे तो जहाँ तक मुझे है कि शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं एकदम फास्ट भी नहीं भगा रही, क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे और आराम से हमें इसको करना है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, आगे का हम कंटिन्यू कल करेंगे। आज हमने ये आवेदन पत्र में जो कलमें थी उसकी हमने 3 कलमें हमने आज पढ़ ली है, और आगे की जो कलमें हैं वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ना, अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप हमें पूछना, और कष्ट करके प्लीज़ कृपा करके आप इनके क्वेश्चन आंसर ज़रूर करना। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप करेंगे, साथ देंगे हमारा। थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों, फिर कल मिलते हैं।